चकमा देकर भाग गया। कोतवाली पुलिस कर रही तलाश। महेंद्र गुर्जर का अभी नहीं लगा सुराग। पुलिस ने महेंद्र शंकर को किया था गिरफ्तार। चोरी की एक बाइक भी की है बरामद। गिरफ्तारी का प्रेस नोट जारी होने से पहले भाग गया था। तो बूंदी से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भाग गया जेल के बाहर। आपको बता दें कि बंदी के भागने का ये पूरा मामला है और फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच की गई। कोतवाली पुलिस अब इस पूरे मामले पर लगातार तलाश कर रही है। जेल के बाहर से बंदी की फरारी मामला महेंद्र गुर्जर का अभी सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने महेंद्र शंकर को गिरफ्तार किया है। चैन सिंह संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। चैन सिंह, जेल के बाहर से बंदी की फरारी का ये पूरा मामला क्या है, जरा बताइए। जैसा कि जो इसको बाइक चोरी के मामले में गुड़ाव नाथाउन निवासी जो ये महेंद्र गुर्जर और शंकर गुर्जर नाम के दो भाइयों को कोतवाली थाना पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार करके इनकी निशानदेही पर एक चोरी की एक बाइक बरामद की गई थी, जिसके बाद में न्यायालय के आदेश पर शाम को 6 बजे इनको जेल छोड़ने के लिए जा रहे थे। इस दौरान जेल के पास जो पहुंचते ही गेट के पास से जो छोटा भाई था महेंद्र गुर्जर, वो अंधेरे का फायदा उठा करके चालानी गार्ड को चकमा दे करके फरार हो गया, जिसके बाद में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक आरोपी का जो पता नहीं चला है। इसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मियों की लापरवाही रही है सामने आई है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं दो भाइयों को जो लेने गए थे तो 3 पुलिसकर्मी गए थे, बजरंग लाल लोधा के साथ में 2 कांस्टेबल गए थे, जो उनकी लापरवाही के चलते जी अंधेरे का फायदा उठा करके एक छोटा भाई जो जंगल की ओर फरार हो गया, अभी तक पता नहीं चला है। चैन सिंह, जो आपने तस्वीरें हमें भेजी हैं, इसमें जो 2 आरोपी नजर आ रहे हैं, क्या यही है महेंद्र और शंकर? हाँ, ये जो बाइक के पास है, जो दोनों भाई है महेंद्र और शंकर, जिसमें से छोटा भाई जो महेंद्र गुर्जर है ये फरार हो गया है और शंकर गुर्जर अभी जेल में है। ठीक है, फरारी काटने में क्या किसी ने मदद की, ऐसी कोई जानकारी दूसरे भाई से पता चल पाई है पुलिस को? जैसा कि कोतवाली जो थाना पर भगवत सिंह शेखावत से बताया कि जो शाम को जो 6 साढ़े 6 बजे के लगभग अंधेरा हो गया था, तो जैसे जेल के गेट के बाहर जो ये बंद दोनों भाइयों को उतारा गया जेल में लेने के लिए, तो इस दौरान जो एक भाई जो पुलिसकर्मी का हाथ छुड़ा करके चकमा देकर के जेल के बाहर गहरा जंगल है, जंगल की ओर फरार हो गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी की अनुशंसा पर काम। अजमेर हाईवे पर जीपीएस कट यू टर्न को माना खतरनाक। अग्निकांड से पहले भी हो चुके थे कई हादसे। बीते शनिवार भी उसी जगह पलटा कोयले से भरा ट्रक। एनएचएआई के उच्च अधिकारियों की बैठक में भी यही था फैसला। एनएचएआई की इंटरपोल कमेटी ने भी इसे माना था खतरनाक। इंटरनल कमेटी के द्वारा भी इसे खतरनाक माना गया था। न्यूज 18 राजस्थान ने हादसे के दिन से ही उठाया था ये बड़ा मुद्दा। तो हादसे वाला वो यू टर्न जहां पर 2024 का वो साल जब खत्म होते होते जयपुर वासियों को एक बड़ा जख्म दे दिया, एक बड़ा अग्निकांड, और उसी यू टर्न को अब फिलहाल बंद करने की कवायद शुरू हो गई है। हितेंद्र संवाददाता से अपडेट ले लेते हैं। हितेंद्र, क्या जानकारी, क्या यू टर्न को बंद कर दिया गया है या अभी प्रयास जारी है? अभी देखिए, यू टर्न को बंद करने की जो है कई दिन से कवायद चल रही थी। अब उसको जो है काम शुरू कर दिया गया है। वहां थोड़ी देर में वो यू टर्न को बंद भी कर दिया जाएगा। टेम्पररी जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं उनसे उसको बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है उससे पीछे का जो नरसिंहपुरा फ्लाईओवर है वहां से जो है सारे ट्रैफिक को राइट साइड में गुजारा जाएगा। और मैं बता दूं, ये जो यू टर्न है ये काफी जो है खतरनाक रहा है। कई एक्सीडेंट यहाँ पहले भी हो चुके हैं। जो ये हादसा हुआ इतना बड़ा, इससे पहले भी यहाँ कुछ महीनों पहले एक टैंकर पलट गया था। गनीमत उस वक्त ये रही थी कि उसमें आग नहीं लगी, और ये जो हादसा हुआ इसमें टैंकर जो है दूसरी गाड़ी से भिड़ने के बाद जो है उसमें आग लग गई थी, और कम से कम 40 गाड़ियों में आग लग गई थी, और 20 लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो ये काफी खतरनाक था। और इंटरनल कमेटी जो एनएचएआई की थी, उसने जब इसका दौरा किया था तो उसने भी इसको खतरनाक माना था। एनएचएआई के खतरनाक माना था, ये पहले चर्चा का विषय हो गया था, लेकिन कल जब दोबारा से हादसा हुआ, क्या इसके बाद ये ज्यादा एक्टिवनेस आई है? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हादसे के बाद कोई हादसा होता है तो
बार बार जो फ्रीक्वेंसी है वो इस बात को दर्शाती है कि आपको जो है बहुत ज्यादा मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा और चीजें जो है और जो है बातचीत करने की जरूरत नहीं है। दिखाई दे रहा है कि वो खतरनाक है और पहले भी एक्सीडेंट हो चुके हैं, उसके बाद भी एक्सीडेंट हुए और फिर उसके बाद उसी कड़ी में जो है फिर एक्सीडेंट हुआ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गाड़ियां जो है जो बड़े ट्रेलर हैं, बड़े टैंकर हैं, उनके मुड़ने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है और उसको अगर थोड़ा सा भी सही तरीके से अगर ड्राइवर मैनूवर ना कर पाए तो वो पलटने का वहां डर रहता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो है हादसे के बाद हादसों ने जो है इस बात को राह दिखाई है कि इसको बंद कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल क्योंकि कल हादसा हुआ तो उसके बाद बहुत ज्यादा एक्टिवनेस आ गई है और अब आज जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दोपहर तक शायद इस यू टर्न को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से पहले इतना बड़ा अग्निकांड हुआ और इसके बाद कल जो है कोयले से भरा ट्रक भी वहां पर हादसे का शिकार हुआ। कोटा में नहर में छलांग लगाने वाली महिला का करीब 12 किलोमीटर दूर उमेदगंज गांव के पास नहर में शव मिला है। महिला छावनी इलाके की निवासी थी। नहर के पास चप्पल मिलने पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया था। निगम के गोताखोरों की टीम ने उमेदगंज पास रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रात को 3 बजे के लगभग एक महिला को कूदने की घटना बता रहे हैं परिजन। पुलिस ने फ़ोन करा था कंट्रोल रूम से कि वो गुमशुदा है, उसकी चप्पल नहर के किनारे मिली है, तो उसके आधार पर नहर के अंदर सर्च अभियान चला। प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। एजीटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन के सुपरविजन में टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरपोल एजेंसी के साथ समन्वय कर रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य अमरजीत विश्नोई की पत्नी सुधा कंवर को इटली की सिसिली से गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर्स के हमदर्द हो जाए खबरदार, कानून को गच्चा देने की हर कोशिश होगी तार तार। जो जितने भी विदेश में बैठे हैं उनके ऊपर हमें पूरी निगाह है। हमें उम्मीद है बहुत जल्दी उनको भी अरेस्ट करेंगे, उनको भी लेके आएंगे। अपराधियों के खिलाफ जंग रहेगी जारी, अपराध की कमर तोड़ने की है पूरी तैयारी। यहाँ राजस्थान में बैठ के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इनको सोशल मीडिया में सपोर्ट करते हैं या मतलब कोई शेल्टर देने में सपोर्ट करते हैं या कॉन्स्पिरेसी में इनकी कोई मोबाइल ले जाते हैं, कोई गाड़ी ले जाते हैं, कोई हथियार रखते हैं, इस तरह की जो भी किसी गैंग की पार्ट हो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की बात को हल्के में लेने वाले संभल जाएं, क्योंकि ये एजीटीएफ है। एजीटीएफ जो बोलती है वो तो करती ही है, लेकिन जो नहीं बोलती है उसे भी डेफिनेटली करती है। दरअसल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 16 दिसंबर 2023 को एक विशेष कार्यदल यानी कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। गठन के बाद से ही अपराधियों पर एजीटीएफ का प्रहार लगातार जारी है और इस बार लॉरेंस गैंग के सक्रिय सदस्य अमरजीत विश्नोई की पत्नी सुधा कंवर को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को इटली के ट्रेपानी शहर से दबिश देकर लोकल पुलिस की मदद से पकड़ा गया है। गैंगस्टर राजू ठेहर हत्याकांड में हथियार और पैसा मुहैया कराने में सहयोग किया गया था। राजू ठेहर हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर बाहर आने पर भागी थी इटली। टूरिस्ट वीजा पर शारजाह होते हुए इटली के सिसिली शहर पहुंची थी सुधा। एडीजी क्राइम के मुताबिक सुधा कंवर के इटली के सिसिली में रहने की पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद इंटरपोल को रेफरेंस लेटर जारी करने के बाद इटली की लोकल पुलिस ने सुधा कंवर को अरेस्ट कर लिया। पता चला था कि यहाँ से दुबई और शारजा गई है और शारजा से ये इटली चली गई है। जब हमें एग्जैक्ट एड्रेस वगैरह मिला तो हमने एग्जैक्ट एड्रेस को इंटरपोल को सीबीआई के थ्रू कम्युनिकेट किया। उसके बाद वहाँ इटालियन पुलिस अथॉरिटीज ने उनको अरेस्ट करके हमें इन्फॉर्मेशन किया है। दिनेश एमएन के मुताबिक गैंगस्टर अमरजीत की पत्नी सुधा कंवर मूलतः नागौर के मेड़ता सिटी की रहने वाली है।
पहले पति से तलाक होने के बाद अमरजीत बिश्नोई से शादी की। अपराध की दुनिया में पति का साथ देने लगी। 3 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के शूटरों को पैसे और हथियार मुहैया कराने के एवज में पुलिस ने 5 फरवरी 2023 को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। एडीजी क्राइम के मुताबिक सुधा कंवर का पति अमरजीत बिश्नोई रोहित गोदारा और गिरोह के दूसरे सदस्यों के लिए डब्बा कॉल की व्यवस्था करता था। का काम तो मेनली कॉन्स्पिरेसी में आया था। राजू ठेठ वाले में जो हथियार देना प्लस हथियार के अलावा हथियार प्लस पैसा मुहैया कराने में था, कॉन्स्पिरेसी में था। और ये वहां जाने के बाद पहले अमरजीत बिश्नोई भी डब्बा कॉलिंग मतलब एक तरह से कॉल्स को डाइवर्ट करना, कॉल्स को मतलब एक बीच में बफर बनना, वो काम कर रहे थे, एक तरह से कंट्रोल रूम टाइप। एडीजी दिनेश एमएन के मुताबिक अमरजीत को एजीटीएफ की सूचना पर पिछले साल 8 जुलाई को इटली में स्थानीय पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब तक उसे भारत नहीं लाया जा सका। इसका प्रोसेस ये रहता है, एक बार अरेस्ट होने के बाद एक एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हम भेजते हैं। वो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हमारे विदेश मंत्रालय के थ्रू इटली जाता है। हमारी जो इंडियन एम्बेसी इटली में है वो उसको आगे मतलब प्रोसेस करते हैं। वो वहाँ की जो जस्टिस डिपार्टमेंट बोलते हैं इटली की, वो हमारे केस लड़ते हैं। केस लड़के कोर्ट से एक्सट्रेडिशन की मतलब एक्सट्रेडिशन करवाने की वो प्रक्रिया में वो करते हैं। वो अभी हमारा पेंडिंग है, मैं उम्मीद है जल्दी हो जाएगी। सुधा कंवर को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है। लगातार न सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भारत और भारत के बाहर विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स के ऊपर भी नकेल कसने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब जयपुर से बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल का आज बेंगलुरु और प्रयागराज दौरा। 11:50 पर दुर्गापुरा में पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम में जाएंगे। स्वामित्व योजना और पट्टा वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। 2 बजे जयपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। ब्राह्मण सम्मेलन और राजस्थानी सम्मेलन में होंगे शामिल। रात 9:50 पर पहुंचेंगे प्रयागराज एयरपोर्ट। आज रात प्रयागराज में ही ठहरने का कार्यक्रम है। कल सुबह महाकुंभ में स्नान करेंगे सीएम भजनलाल। महाकुंभ में साधु संतों का आशीर्वाद भी लेंगे मुख्यमंत्री। रविवार दोपहर 3:30 पर जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो आज का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है। आज बेंगलुरु और प्रयागराज का दौरा सीएम का रहेगा। पहले बेंगलुरु में ब्राह्मण सम्मेलन और राजस्थानी सम्मेलन में शामिल होंगे और उसके बाद रात 9:50 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रात को प्रयागराज में ही ठहरने का कार्यक्रम है। और कल सुबह महाकुंभ में स्नान करेंगे सीएम भजनलाल और उसके बाद जो है जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। कल प्रयागराज जाएंगे और वहां पर स्नान सीएम करने वाले हैं। स्नान के बाद वो महाकुंभ मेले में घूमेंगे और थोड़ी देर वहां पर जिस तरीके का कार्यक्रम है उन्हें देखेंगे और उसके बाद जो है जयपुर लौटने का कार्यक्रम सीएम का है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 27 फरवरी को रीट परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर 14,27,248 आवेदन जमा किए गए। इसमें लेवल 1 के 34,000, 3,46,009 और केवल लेवल 2 के लिए इसमें 9,66,738 आवेदन मिले हैं। वहीं दोनों में आवेदन करने वाले 1,14,501 अभ्यर्थी शामिल हैं। इन आवेदन में करेक्शन जिलों में बदलाव के लिए बोर्ड की ओर से 19 जनवरी तक अंतिम समय दिया गया है। तो आवेदन जो है वो लगातार मिल रहे हैं। 27 फरवरी को रीट की परीक्षा करेक्शन के लिए 19 जनवरी तक का समय जो है वो दिया गया है। 27 फरवरी को रीट की परीक्षा है और ऐसे में 14,27,248 आवेदन अब तक मिल चुके हैं, जिसमें लेवल 1 के लिए 3,46,009 है आवेदन और अगर बात लेवल 2 की करें तो उसके लिए 9,66,738 आवेदन मिल चुके हैं। तो पूरे इंतजाम भी इस परीक्षा को लेकर किए गए हैं। जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन में अंदरूनी कलह चल रही है और ये बात अब सार्वजनिक हो चुकी है, जब एसोसिएशन के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने त्यागपत्र में सौंप दिया है। डीसीए जोधपुर के अध्यक्ष वरुण धनाडिया, कोषाध्यक्ष
अरश सिंघवी ने अपने त्यागपत्र दे दिए। कोषाध्यक्ष ने त्यागपत्र में संगठन के निर्माण से लेकर अब तक वित्तीय कार्यभार नहीं सौंपने की बात लिखी है। वहीं अध्यक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सचिव सुखदेव पर खिलाड़ियों के चयन में मनमानी, वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। इन इस्तीफों की एक-एक कॉपी खेल अधिकारी जोधपुर, एडहॉक कमेटी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, ऑल मेंबर ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन जोधपुर और मीडिया को भी भेजी है। निराश्रित गौवंश को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भीलवाड़ा की नगर निगम ने एक अनूठा तरीका आजमाया है। इसके तहत गांव की गैर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए निगम की टीम ने देर रात गौवंश को एक जगह इकट्ठा करके वहां से उन्हें काइन हाउस पहुंचाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि रोड पर गौवंश हादसे का शिकार नहीं हो। इसकी मॉनिटरिंग महापौर राकेश पाठक, आयुक्त हेमाराम चौधरी कर रहे। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए मेयर राकेश पाठक ने कहा कि गौवंश को काइन हाउस पहुंचाने के लिए 10 टीमें लगी हैं। जिस तरह गांव में ग्वाले गौवंश को एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसी तर्ज पर गौवंश को एक पॉइंट पर इकट्ठा करते हैं और फिर काइन हाउस पहुंचाया जाता है। निराश्रित गौ माता को लेकर नगर निगम अभी अलर्ट मोड पर है। देर रात को ये जो देख सकते हैं नगर निगम के जो कर्मचारी हैं एक्टिव मोड पर होकर बाहर आए हैं और जो गौ माता है जो देर रात सड़कों पर घूम रही है उन्हें इकट्ठा करके काइन हाउस पहुंचाया जा रहा है ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो, कोई पशु या कोई श्वान उन पर हमला ना करे। महापौर खुद मौके पर है। देखिए, जो नगर निगम की टीम है और जो हमारे सफाई सैनिक है, हम काफी लंबे समय से निराश्रित गौवंश की समस्याओं से जूझ रहे हैं और रोज 10-15 गौवंश को हम काइन हाउस ले जाते हैं और उतनी की उतनी गौवंश वापस सड़क पे आ जाती है। तो एक साथ जैसे गांवों में घेर बनाकर ग्वाला ले जाता है, उसमें हमारे सारे सफाई सैनिक अभी गौ माता के ग्वाले बनकर उन सब गोवंश को एक साथ, हमारा लक्ष्य है 500 से 1000 के बीच में आज की रात में इस शहर से गोवंश को ले जाकर काइन हाउस में इस शहर को एक वातावरण देना। आप देख रहे हैं मेरे सारे सफाई सैनिक जो यहाँ पे हैं, पूरा शहर इस भरी सर्दी के अंदर नींद के आगोश में सो रहा है इस शहर की सेवा करने के लिए और निराश्रित गोवंश को भी एक सुरक्षित स्थान मिले, इसके लिए कार्य से मुस्तैद है। अभी जो आप टीम देख रहे हैं, शहर के 10 पॉइंट हमने बनाए हैं। उन 10 पॉइंटों से अलग अलग निराश्रित गोवंश को सीधे काइन हाउस की ओर ले जा रहा है। नगर निगम की टीम मुस्तैदी से 10 पॉइंट पे लगी हुई है। गौ माता को इकट्ठा किया जा रहा है और काइन हाउस में छोड़ा जा रहा है। देर रात काम किया जा रहा है। भरी सर्दी में ये कर्मचारी उतरे हैं सड़क पर, महापौर उतरे हैं, आयुक्त भी मौके पर पहुंचे हैं और इस कार्य को कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शंकु सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। तो वहीं मौसम विभाग का अलर्ट है। आज प्रदेश के 14 जिलों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट है। अगले सप्ताह प्रदेश में सक्रिय होगा नया सिस्टम। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 21-22 जनवरी को बारिश के आसार भी हैं। तो मौसम विभाग का ये अलर्ट देखने को मिला। आज प्रदेश के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें 14 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। अगले सप्ताह प्रदेश में सक्रिय होगा नया सिस्टम। ऐसे में घना कोहरा छाया हुआ है और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी और बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में कोहरा बढ़ गया है, ठंड बढ़ गई है। 21 और 22 जनवरी को बारिश के आसार भी जताए गए हैं। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर बदस्तूर जारी है। जनवरी का आधा महीना गुजरने के बावजूद तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू नहीं हुआ है और लोगों का हाल बेहाल है। आज प्रदेश के 14 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज 14 जिलों में घना कोहरा जो है वो छा सकता है। हालांकि राजधानी जयपुर में घने कोहरे के आसार जो है वो नहीं है। फिलहाल हल्की धुंध या हल्का कोहरा जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन कड़ाके की सर्दी जो है वो लगातार जारी है, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह में
एक नया सिस्टम सक्रिय होने के चलते राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम जो है वो बदल सकता है और इस दौरान बारिश जो है वो हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 21 और 22 जनवरी को प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। यानी हाल फिलहाल प्रदेशवासियों को सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं और ये पश्चिम विक्षोभ जब सक्रिय होगा उस वक्त जो है वो कह सकते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी जो है वो और देखने को मिल सकती है। लेकिन राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में हाल फिलहाल जो है वो कोहरा कम जो है वो नज़र आ रहा है और लेकिन सर्दी जो है वो लोगों को लगातार परेशान कर रही है। सुबह और शाम के वक्त जो है वो तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि दिन में तेज धूप जो है वो खिलना शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल सर्दी से प्रदेशवासियों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। करौली में लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे से बस और रेल की रफ्तार धीमी हो गई है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम है। कोहरे के साथ गिर रही हल्की ओस की बूंद और ओस और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो घने कोहरे से बस और रेल की रफ्तार धीमी हुई है। घने कोहरे के कारण दृश्यता भी इस वक्त कम हो गई है। घने कोहरे से बस और रेल की रफ्तार भी धीमी देखने को मिल रही है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से कम हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोहरे के साथ गिर रही है हल्की ओस की बूंदें और घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो करौली में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया हुआ है। दौसा जिले में शनिवार को घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से ही कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कोहरे के चलते रेल और सड़क यातायात पर भी प्रभावित असर पड़ रहा है। कई ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। लोग अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचने का प्रयास करते नजर आए हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 2-3 दिन से दिन के समय अच्छी धूप निकलने से जनजीवन पटरी पर आया था, लेकिन एक बार फिर कोहरे के असर के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। अब तो 2-3 दिन तक तो बिल्कुल साफ रहा था, आज फिर कोहरा हो गया। सर्दी का मौसम है, अड़ाव लगा ताप रहे हैं। रात को गाय भी बहुत ज्यादा आती है, आवारा पशु। सब गाड़ियां चलाने में भी दिक्कत है। गाड़ियां चलाने में भी कुछ दिखाई नहीं।